हमारे दिव्य पवन महल की शिष्याओं की जान सबसे ज्यादा कीमती है। पैसा तो हाथ का मैल है, वह दूसरे नंबर पर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। पैसा तो धीरे धीरे फिर कमाया जा सकता है, लेकिन दिव्य पवन महल की हर एक शिष्या हमारा सबसे अनमोल खजाना है। जैसे ही दिव्य पवन महल की स्वामिनी यानी महारानी रेणुका ने यह बात कही, नीचे बैठे सभी एल्डर्स ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। दिव्य पवन महल के ये एल्डर्स आज इतने उदार इसलिए हो रहे थे क्योंकि इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहली बात तो यह थी कि मौजूदा महल स्वामिनी महारानी रेणुका का रुतबा महल में सबसे ऊंचा था। वे न केवल पूरे दिव्य पवन महल में सबसे शक्तिशाली थीं, बल्कि उनके पास एक बेहद ताकतवर आदिशक्ति तलवार भी थी। यहाँ तक कि अर्ध आरोहण लोक का कोई विशेषज्ञ भी उनकी इस तलवार के एक वार को झेलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए दिव्य पवन महल में कोई भी उनकी बात टालने की जरूरत नहीं करता था। दूसरा कारण यह था कि दिव्य पवन महल और तलवार संप्रदाय के बीच सहयोग से पैसे कमाने के अनगिनत मौके मिल रहे थे। जब पैसा इतनी आसानी से कमाया जा रहा था, तो अब उन्हें खनिज संसाधनों का मोह उतना नहीं रह गया था। वैसे भी ये खनिज संसाधन पूरे दिव्य पवन महल की संपत्ति थे, न कि उनकी निजी जागीर, इसलिए उन्हें लुटाने में ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। तीसरा और सबसे अहम कारण यह था कि तलवार संप्रदाय के अद्भुत संसाधनों की बदौलत दिव्य पवन महल की हर शिष्या के पास भविष्य में आरोहण लोक तक पहुंचने का लगभग पक्का मौका था। यही वजह थी कि एल्डर्स अब इन शिष्याओं की जान की कीमत को और भी ज्यादा समझने लगे थे। ये शिष्याएं जो अभी महान क्षेत्र में थीं, सिर्फ साधारण योद्धा नहीं थीं, बल्कि भविष्य की आरोहण लोक विशेषज्ञ थीं। अगर तलवार संप्रदाय के वे जादुई संसाधन न होते जो यह गारंटी देते कि हर शिष्या आरोहण लोक तक पहुंच सकती है, तो शायद इन एल्डर्स की नजरों में उनकी जान इतनी कीमती न होती। महारानी जी, मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ। तभी एल्डर विदुषी अचानक बोल पड़ी। कृपया कहिए एल्डर विदुषी। महारानी रेणुका ने उनकी ओर मुड़कर कहा, इन खदानों से जो खजाना मिलेगा उसे हम मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने वाली शिष्याओं को दे तो सकते हैं, लेकिन मुफ्त में नहीं। उन्हें यह सामान केवल उधार दिया जाएगा। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद उन्हें मेहनत करके पैसा कमाना होगा और उसके बदले युद्ध पुण्य चुकाने होंगे। एल्डर विदुषी ने गंभीरता से कहा। इस तरह इन शिष्याओं के पास अपनी सुरक्षा के लिए तुर्क का इक्का भी होगा और उन्हें ये खजाने इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। अगर उन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया तो वे इसकी कदर नहीं करेंगी। ये सुनते ही महारानी रेणुका की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, एल्डर विदुषी, क्या शानदार विचार है। हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आपने सुझाया है। यह विचार वाकई बेहतरीन था। दिव्य पवन महल का एक भी आध्यात्मिक पत्थर खर्च नहीं होगा और प्रतियोगिता में भाग लेने वाली शिष्याओं को अपनी सुरक्षा के लिए बेहतरीन हथियार भी मिल जाएंगे। वाकई पुरानी लोमड़ी सबसे ज्यादा समझदार होती है। एल्डर विदुषी के मुकाबले वह अभी भी बहुत अच्छी है। महारानी रेणुका ने मन ही मन आह भरी। सभा समाप्त होने के बाद महारानी रेणुका ने एल्डर शांति को निर्देश दिया कि वे बैठक में तय की गई योजना को लागू करें। मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के लिए दिव्य पवन महल की हजारों शिष्याओं ने पंजीकरण कराया था। इतनी बड़ी संख्या में शिष्याओं के लिए जान बचाने वाली गोलियां, ताबीज और जादुई खजाने बदलने के लिए जिस धन की आवश्यकता थी, वह बहुत विशाल था। दिव्य पवन महल ने तलवार संप्रदाय को पूरी 100 उच्च श्रेणी की खजाने दी ताकि वे पर्याप्त ताबीज, गोलियां और जादुई खजाने प्राप्त कर सकें। बेशक दिव्य पवन महल द्वारा बदला गया सामान वेद प्रकाश, माया और नलिनी के पास मौजूद सामान जैसा उत्तम नहीं हो सकता था और न ही उसकी मात्रा उतनी हो सकती थी। वरना अगर दिव्य पवन महल 10 गुना संसाधन भी देता तो भी कम पड़ जाता। हालांकि दिव्य पवन महल का अधिकार क्षेत्र बहुत विशाल था, लेकिन इसके संसाधन अक्षय नहीं थे, खासकर ये उच्च श्रेणी की खदानें। महारानी रेणुका पहले ही विराट से प्राचीन महाद्वीप का जल बदलने के लिए काफी खनिज संसाधन खर्च कर चुकी थी। इस ताजा लेन देन के बाद दिव्य पवन महल के अधिकार क्षेत्र की लगभग आधी उच्च श्रेणी की खदानें अब तलवार संप्रदाय के हाथों में जा चुकी थीं। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे और दिव्य पवन महल ने पैसे कमाने के दूसरे तरीके नहीं ढूंढे, तो अंततः उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। दक्षिणी महाद्वीप में विराट के निवास पर श्वेत वस्त्रधारी विराट, जो अभी अभी तलवार संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों में नागदंत चावल के खेतों का निरीक्षण करके लौटा था, तभी विनोद उसके दरवाजे पर आ धमका। विराट भाई, मैंने सुना है कि दिव्य पवन महल की टीम जल्द ही युमेश शाही शहर के लिए रवाना होने वाली है। विनोद ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखते हुए पूछा। हाँ, यह सच है। विनोद भाई, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उलझन भरी नजरों से देखा। आखिर विनोद इस बारे में पूछताछ क्यों कर रहा था? विराट भाई, बात दरअसल यह है, पिछले कुछ सालों में आपकी मदद से मेरा कारोबार काफी सफल रहा है। रत्न भंडार के मुख्यालय ने हाल ही में मुझे सूचित किया है कि वे मुझे युमेश शाही शहर में अपनी शाखा का उपाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। मैं आपसे इस बारे में बात करने का मौका ही ढूंढ रहा था। अब जब मैंने सुना कि दिव्य पवन महल वहां जा रहा है, तो मैंने सोचा। विनोद ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए समझाया। ओह, तो विनोद भाई दिव्य पवन महल के साथ लिफ्ट लेना चाहते हैं, क्या मैं सही हूं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। आखिर यहाँ से युमेश शाही शहर का रास्ता बहुत लंबा है। अगर मैं खुद वहां जाऊं तो न जाने कितना समय लग जाएगा। इसके अलावा मेरी ताकत कम है और मेरे साथ वह छोटी बच्ची सी यून भी होगी। ये बहुत सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं विराट भाई से कहूं कि वे दिव्य पवन महल से बात करें और देखें कि क्या वे मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। बेशक मैं यह मुफ्त में नहीं कह रहा, मैं यात्रा का खर्च देने को तैयार हूं। विनोद ने कहा। चिंता मत करो विनोद भाई, यह काम मुझ पर छोड़ दो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कान के साथ कहा। यह उसके लिए एक छोटी सी बात थी। पिछले कुछ वर्षों में विनोद ने अपने सहयोग के माध्यम से तलवार संप्रदाय के लिए बहुत पैसा कमाया था। विराट निश्चित रूप से ऐसे छोटे बिजनेस पार्टनर की मदद करने से इनकार नहीं करेगा। यह बहुत अच्छी बात थी कि विनोद युमेश शाही शहर जा रहा था। वह वहां तलवार संप्रदाय के माल का बेहतर प्रचार कर सकता था। कल्याणपुर दक्षिणी महाद्वीप के बहुत करीब था, जिससे उनके व्यापार का दायरा सीमित हो गया था। युमेश शाही शहर, जो अब मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता का स्थल है, अनगिनत योद्धाओं का मिलन स्थल है। विनोद का वहां आगमन निस्संदेह तलवार संप्रदाय के लिए भाग्य का दरवाजा खोल देगा। विनोद के सहयोग के बिना तलवार संप्रदाय का व्यापार युमेश शाही शहर में प्रवेश करने में असमर्थ रहता। सतह पर युमेश राजवंश अभी भी रत्न भंडार संप्रदाय के नियंत्रण में है और युमेश शाही शहर के भीतर विभिन्न ताकतें जटिल और आपस में जुड़ी हुई हैं, जिससे तलवार संप्रदाय के लिए पैर जमाना मुश्किल हो जाता है। अगर वे रत्न भंडार से व्यापार छीनने की कोशिश करते तो उन्हें निश्चित रूप से दमन का सामना करना पड़ता। सबसे अच्छा समाधान व्यापार में सहयोग करना है। हालांकि विराट का युमेश शाही शहर में रत्न भंडार कंपनी के भीतर कोई परिचित नहीं है। अगर वह सहयोग करना भी चाहे तो वे शायद उस पर कोई ध्यान न दें। अब विनोद के युमेश शाही शहर में रत्न भंडार कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में स्थानांतरित होने के साथ चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ऐसी बात है तो बहुत बहुत धन्यवाद विराट भाई। यह सुनकर विनोद ने बहुत खुशी के साथ कहा। विनोद भाई, आप बहुत औपचारिक हो रहे हैं। हम एक दूसरे को दशकों से जानते हैं, ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हाथ हिलाते हुए कहा। शांतिनगर में विनोद से मिलने के बाद से अब लगभग 30 साल बीत चुके थे। 30 से अधिक वर्षों से दोनों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। तलवार संप्रदाय ने विनोद को माल बेचने में मदद करके अपने लिए बहुत पैसा कमाया है, जबकि विनोद ने तलवार संप्रदाय के साथ सहयोग के माध्यम से बहुत सारा व्यापार हासिल किया है। तलवार संप्रदाय के साथ सहयोग करने के बाद से विनोद शांतिनगर में रत्न भंडार कंपनी के प्रमुख से लेकर पवनगढ़ शाही शहर में प्रमुख, फिर दक्षिणी मध्य महाद्वीप में प्रमुख और अब उसे युमेश शाही शहर में रत्न भंडार कंपनी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। महज 30 से कुछ ज्यादा सालों में वह कई रैंक ऊपर चढ़ गया है। पदोन्नति की ऐसी गति जो बस भयावह है। विनोद के लिए यह सिर्फ एक उल्कापिंड की तरह उदय नहीं था, यह एक छलांग थी। विराट की सहमति मिलने के बाद विनोद विराट के निवास पर नहीं रुका और जल्दी ही विदा ले ली। विनोद के जाने के कुछ ही समय बाद जयंत और इशिका भी मिलने आए। उन्हें विराट से कोई और काम नहीं था। माया और बाकी लोगों की तरह वे भी आगामी मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दिव्य पवन महल के साथ जाना चाहते थे। विराट ने उनकी विनती तुरंत स्वीकार कर ली। उसने माया, नलिनी और गुरु भूपति से पहले ही वादा कर दिया था, तो 2 और लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था।
जयंत और इशिका के पास असाधारण युद्ध कला प्रतिभा थी। इसके अलावा जशपुर और गांवहर राजवंशों ने उन्हें पोषित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। अपने अपने क्षेत्रों के संसाधनों, खनिजों और जड़ी बूटियों का उपयोग करके तलवार संप्रदाय से युद्ध पुण्य का आदान प्रदान किया। इन संसाधनों का उनकी प्रगति में भारी निवेश किया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास कभी भी खेती के संसाधनों की कमी न हो। वर्तमान में वे महान क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके हैं। हालांकि जशपुर और गांवहर राजवंशों के पास पर्याप्त संसाधन थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वे लगभग समाप्त हो चुके हैं। अपने परिवारों पर बोझ न बनने की चाहत में उन्होंने मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया, ताकि वे देख सकें कि क्या वे और पैसा कमा सकते हैं। 1 महीने की तैयारी के बाद दिव्य पवन महल आखिरकार रवाना हो गया। एक विशाल मेघ नौका धीरे धीरे कल्याणपुर से ऊपर उठी और उत्तरी आकाश की ओर उड़ चली। इस बार समूह का नेतृत्व करने वाली महारानी रेणुका के अलावा एल्डर गार्गी सहित अर्ध दिव्य विकास लोक के 10 एल्डर्स भी उनके साथ थे। बादलों में तैरते जहाज के विशाल डेक पर माया तेजी से गुजरते हुए सफेद बादलों को देखते हुए उत्साह से चिल्लाई, आखिरकार हम युमेश शाही शहर देखने जा रहे हैं। अफसोस, यह दुख की बात है कि वान्या अभी तक नहीं जागी है, वरना अगर वह साथ आती तो उसे निश्चित रूप से बहुत खुशी होती। माया ने थोड़े अफसोस के साथ कहा। वह जानती थी कि वान्या को हर तरह की नई जगहों पर जाना पसंद था। अगर वह तलवार संप्रदाय के क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगहों को देख पाती तो वान्या खुशी से झूम उठती। तुम्हें क्या लगता है, क्या विराट छोटी वान्या को हमारे साथ युमेश शाही शहर आने देगा? नलिनी ने उसकी ओर देखा और कहा, सबसे अधिक संभावना तो यह है कि विराट गुस्से में आकर हमें इस मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने से ही मना कर देगा। हम उस लड़के के स्वभाव को देखते हुए यह निश्चित रूप से बहुत संभव है। वेद प्रकाश ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। माया ने हाथ हिलाया और जल्दी से विषय बदलते हुए कहा, मैंने सुना है कि विराट ने हाल ही में एक लोमड़ी कन्या को अपने पास रखा है और वह पुरुषों को लुभाने में काफी माहिर लगती है। मैं यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि वह कैसी दिखती है। अरे माया, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मान्या तुरंत झुक गई और माया को घूरते हुए पूछा। बाकी लोग भी तुरंत दिलचस्पी लेने लगे, माया की ओर गपशप भरे भाव से देख रहे थे। बेशक नलिनी और मान्या जिज्ञासु होने के अलावा ईर्ष्या और झुंझलाहट की भी एक मजबूत भावना रखती थी। हालांकि मान्या ने खुलकर अपनी ईर्ष्या व्यक्त की, जबकि नलिनी ने पूरी तरह से बेपरवाह होने का नाटक किया। तुम्हें अभी तक नहीं पता है ना, विराट ने युमेश शाही शहर में एक और लोमड़ी को अपने पास रखा है। माया ने धूर्तता से कहा, जिस लोमड़ी की मैं बात कर रही हूं वह सिर्फ कहने के लिए है कि एक असली लोमड़ी है जो इंसानी रूप में एक लोमड़ी आत्मा है। मैंने सुना है कि इस तरह की लोमड़ियां लोगों को लुभाने की क्षमता के साथ पैदा होती है और विराट तब से पूरी तरह से उसके प्यार में पागल है। माया, तुम्हें यह खबर कहां से मिली? माया ने उसको देखते हुए कुछ संदेह से पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे इस बारे में पता नहीं था? यह एक राज है, माया ने रहस्यमय ढंग से कहा। खैर, मेरा सूत्र बिल्कुल भरोसेमंद है, अगर मुझे विश्वास नहीं है तो तुम युमेश शाही खुद पता लगोगी। उसे यह खबर स्वाभाविक रूप से नीलिमा से मिली थी। हालांकि जब नीलिमा ने उसे यह खबर दी तो उसने बार बार चेतावनी दी कि वह यह न कहे कि यह उसने बताया था, वरना अगर विराट को पता चला तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। नीलिमा की अच्छी दोस्त होने के नाते माया स्वाभाविक रूप से उसे धोखा नहीं देगी। हालांकि नन्ही नीलिमा ने सुझाव दिया कि अगर वह खबर फैलाना चाहती है तो वह कह सकती है कि यह उस बेवकूफ बाघ ने बताया था। इस तरह भले ही विराट को पता चल जाए, यह बाघ की गलती नहीं होगी। नन्ही नीलिमा ने यह कहा, लेकिन माया की ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने ध्यान से सोचा और महसूस किया कि वह बेवकूफ बाघ काफी शक्तिशाली था। यहाँ तक कि नीलिमा भी उसे नहीं हरा सकती थी, तो उसकी तो बात ही छोड़िए। अगर उसने उस बेवकूफ बाघ को नाराज कर दिया तो शायद उसका अंत अच्छा नहीं होगा। वह बेवकूफ बाघ और औषधि कार्यशाला की रूहानी तलवार संप्रदाय के कुख्यात 2 तानाशाह थे। रूहानी की तानाशाही कुछ हद तक बेबुनियाद थी, लेकिन उस बेवकूफ बाघ की तानाशाही वास्तव में सही थी। उस बेवकूफ बाघ द्वारा पीटे गए लोगों की संख्या कम से कम 80,000 से 90,000 थी, अगर 1 लाख नहीं तो। इसके अलावा पीटे गए सभी लोग तलवार संप्रदाय के उच्च रैंक वाले लोग थे। अगर बेवकूफ बाघ को पता चल गया कि उसे फंसाया जा रहा है तो उसके स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से उसे बिना किसी हिचकिचाहट के पीट देगा। विराट सचमुच बहुत नीच है। वास्तव में एक लोमड़ी को लुभाने के लिए इतना गिर गया? माया ने सुनकर गुस्से में कहा। माया ने इतने यकीन से कहा था कि यह बात सच होने की पूरी संभावना थी। नलिनी माया की बातें सुनकर अपनी खूबसूरत आंखों में झुंझलाहट की एक चमक महसूस किए बिना नहीं रह सकी। हालांकि वह अंदर से बहुत गुस्से में थी, लेकिन सतह पर उसने अभी भी शांत और उदासीन होने का नाटक किया। माया ने यह दृश्य देखा, उसके भीतर एक गुप्त संतोष की भावना जाग उठी। उसने ये शब्द ठीक नलिनी और मान्या उन 2 महिलाओं को उकसाने के लिए कहे थे। वे हमेशा उसका विरोध क्यों करती थीं, लगातार उसे उकसाने की कोशिश क्यों करती थीं? माया उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। युमेश शाही शहर, दिव्य पवन महल मुख्यालय। छोटे मालिक, मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है, क्या हम अभी चलें? कुंवर चंद्रभान ने उत्साहपूर्वक विराट के पास आकर पूछा। क्या कहा तुमने? पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है? विराट ने चौंकते हुए पूछा। क्या मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता 1 साल बाद शुरू नहीं होनी थी? छोटे मालिक, आपको नहीं पता, मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता 1 साल बाद ही शुरू होती है, लेकिन पंजीकरण आमतौर पर 1 साल पहले शुरू हो जाता है। भाग लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर हम पंजीकरण के लिए प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होने तक इंतजार करते हैं तो बहुत देर हो जाएगी, कुंवर चंद्रभान ने समझाया। कुंवर चंद्रभान इन विवरणों के बारे में काफी जानकार था। यह सुनकर विराट को अचानक समझ आ गया। पंजीकरण प्रक्रिया कितने समय तक चलेगी? विराट ने पूछा। यह पूरे 1 साल तक चलेगी और मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत से 3 दिन पहले समाप्त होगी, कुंवर चंद्रभान ने कहा। ओह, तो यह बात है। विराट ने यह सुनकर सिर हिलाया। तो फिर हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? चलो बाद में देखते हैं, अभी भी पूरा 1 साल बाकी है। दिव्य पवन महल की मेघ नौका अभी कल्याणपुर से रवाना हुई थी। वह चाहता था कि माया, नलिनी, वेद प्रकाश और अन्य लोग युमेश शाही शहर पहुंच जाएं, उसके बाद वे सभी एक साथ पंजीकरण करने जाएं। ओह ठीक है, कुंवर चंद्रभान ने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि विराट अभी पंजीकरण नहीं करना चाहता था, इसलिए वे इंतजार कर सकते थे। अभी भी 1 साल बाकी था, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। हालांकि यद्यपि विराट ने तुरंत पंजीकरण करने की योजना नहीं बनाई थी, फिर भी वह पंजीकरण क्षेत्र में एक नजर डालने के लिए गया। मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण का स्थान युमेश शाही शहर में स्थित था, विशेष रूप से प्रतियोगिता के आयोजन स्थल पर। यह स्थल विशाल था, जो 10 करोड़ मील के क्षेत्र को कवर करता था। पूरे युमेश शाही शहर का 10वां हिस्सा घेरता था। इसका विशाल क्षेत्र युमेश शाही महल के प्रतिद्वंद्वी था, जिससे यह युमेश शाही शहर के 2 सबसे बड़े भवन परिसरों में से एक बन गया। इसके अलावा स्थापत्य भव्यता के मामले में यह स्थल युमेश शाही महल से भी आगे निकल जाता है। आखिरकार युमेश शाही महल का निर्माण युमेश शाही परिवार ने खुद किया था, जबकि मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के स्थल का निर्माण दाव संघ द्वारा किया गया था। दोनों अतुलनीय हैं। इस स्थल की सबसे खास विशेषता एक विशाल युद्ध क्षेत्र है। यह अखाड़ा एक अत्यंत विशाल गोलाकार संरचना है, जो हजारों फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। गोलाकार संरचना के केंद्र में लाखों मील की परिधि में फैला एक युद्ध मंच है। गोलाकार संरचना पर दर्शकों की सीटों की कतारें बनी हुई हैं। गोलाकार संरचना के उत्तर की ओर केवल 3 स्तर बनाए गए हैं। प्रत्येक स्तर बेहद आलीशान है। स्पष्ट रूप से ये दर्शक सीटें महत्वपूर्ण हस्तियों के लिए हैं। गोलाकार संरचना के पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की ओर हजारों स्तर हैं। प्रत्येक स्तर घनी सीटों से भरा हुआ है। इन 3 तरफ की सीटें स्पष्ट रूप से आम योद्धाओं के लिए मैच देखने के लिए हैं। इस गोलाकार इमारत के विशाल आकार को देखते हुए यह आसानी से एक साथ करोड़ों दर्शकों को समायोजित कर सकता है। इस समय मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता का पंजीकरण क्षेत्र पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक हलचल और भीड़ भरा दृश्य।
आखिरकार आज मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के पंजीकरण का पहला दिन था और कई योद्धा अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके और वहां पहुंच गए। विराट भी पंजीकरण क्षेत्र में गया और पाया कि कोई भी साधारण योद्धा मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण नहीं कर सकता है। पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए योद्धाओं की खेती का स्तर कम से कम लघु महान क्षेत्र होना आवश्यक था। जो लोग प्रारंभिक लघु महान क्षेत्र से नीचे थे वे पंजीकरण के लिए अयोग्य थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता का पहला भाग अंततः दाव संघ 3 महान परिवारों और 5 प्रमुख संप्रदायों के लिए शिष्यों का चयन करने का एक भव्य कार्यक्रम था और शिष्यों की भर्ती के लिए इन शक्तिशाली ताकतों की सबसे बुनियादी आवश्यकता प्रारंभिक लघु महान क्षेत्र तक पहुंचना थी। उस स्तर से नीचे के योद्धा बस उनके समय के लायक नहीं थे। आखिरकार स्वर्ग पूज्य रैंक से महान क्षेत्र तक पहुंचना एक बड़ी बाधा है। यदि भर्ती किए गए शिष्य इस बाधा को भी पार नहीं कर सकते तो यह उनके संसाधनों और समय की बर्बादी होगी। इसलिए मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता का पहला भाग यह निर्धारित करता है कि भाग लेने वाले योद्धाओं को लघु महान क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए। विराट पंजीकरण क्षेत्र में घूम ही रहा था और जाने ही वाला था कि अचानक वह रुक गया और एक दिशा में देखने लगा। उसके सामने एक युवक खड़ा था जिसका स्वभाव ठंडा और अभिव्यक्ति निर्मम थी। यह युवक कोई और नहीं बल्कि एक पुराना परिचित था जिसकी विराट ने कभी उम्मीद नहीं की थी, विवस्वान। विराट ने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना यहाँ विवस्वान से होगा। विवस्वान देवगढ़ संप्रदाय से उसका कट्टर दुश्मन था जिसके पास बेहद राक्षसी युद्ध कला प्रतिभा थी। हालांकि घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद विराट ने पूरे दक्षिणी महाद्वीप पर नियंत्रण कर लिया और विवस्वान ने विराट के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने हरीश के साथ मध्य महाद्वीप में जाने के लिए दक्षिणी महाद्वीप छोड़ दिया। हालांकि विराट ने कभी नहीं सोचा था कि विवस्वान इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। जब विवस्वान ने दक्षिणी महाद्वीप छोड़ा था तब वह केवल दिव्य रूपांतरण रैंक में था। अब वह वास्तव में अर्ध आरोहण लोक तक पहुंच चुका था। खेती की ऐसी गति पूरी तरह से आश्चर्यजनक थी। यहाँ तक कि हरीश जो विवस्वान के बगल में था पहले ही महान क्षेत्र के शिखर तक पहुंच चुका था। ऐसा लगता था कि दक्षिणी महाद्वीप छोड़ने के बाद उन दोनों को कुछ असाधारण अवसर मिले होंगे, अन्यथा वे इतनी जल्दी खेती नहीं कर पाते। जैसे ही विराट ने विवस्वान की ओर देखा, विवस्वान ने अचानक अपना सिर घुमाया और विराट की दिशा में देखा। विराट को देखकर विवस्वान भी पल भर के लिए सन्न रह गया। स्पष्ट रूप से उसे यहाँ विराट से मिलने की उम्मीद नहीं थी। सीनियर भाई विवस्वान, क्या बात है? हरीश ने विवस्वान के असामान्य हाव भाव को देखकर भ्रमित होकर पूछा। देखो वहां कौन है? विवस्वान ने ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर हरीश को संदेह हुआ और उसने उस दिशा में देखने के लिए मुड़कर देखा। ऐसा क्या हो सकता था जिसने आमतौर पर शांत और गंभीर रहने वाले विवस्वान को इतना चौंका दिया? जब हरीश ने विराट को दूर खड़े देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर पूर्ण आघात दिखाई दिया। विराट विराट यहाँ कैसे हो सकता है? हरीश बेहद हैरान था। विराट ने उस समय उसे जो मानसिक आघात दिया था वह बहुत बड़ा था, इतना कि विराट की एक झलक ही उसके भीतर डर की तीव्र भावना पैदा कर देती थी। हालांकि शुरुआती झटके के बाद हरीश को उबरने में काफी समय लगा। उसकी और विवस्वान की ताकत अब पहले से बहुत अलग थी, तो उसे विराट से क्यों डरना चाहिए? आज विराट से मिलना उस समय का हिसाब बराबर करने का एक अच्छा मौका था। यह सोचकर हरीश विवस्वान की ओर मुड़ा और कहा, सीनियर भाई विवस्वान, अब जब हम इस बच्चे से यहाँ मिल ही गए हैं तो क्या हमें जाकर उसे मार देना चाहिए? कोई मुसीबत मत खड़ी करो, उसका मौजूदा कल्टीवेशन लेवल देखो, विवस्वान ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर हरीश ने फिर से विराट की ओर देखा और खारिज करते हुए कहा, सीनियर भाई विवस्वान, वह बच्चा केवल लघु महान क्षेत्र के मध्य चरण में है। हमारी मौजूदा ताकत के साथ हम उसे आसानी से कुचल सकते हैं। यह मत भूलो कि विराट किसमें माहिर है, विवस्वान ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी ताकत को सामान्य मानकों से नहीं आंका जा सकता। उस समय उससे कहीं अधिक उच्च कल्टीवेशन स्तर वाले लोग भी उसके द्वारा मिटा दिए गए थे। वह अपने वर्तमान स्तर तक खेती करने में सक्षम था क्योंकि दक्षिणी महाद्वीप छोड़ने के बाद उसे और हरीश को एक बड़ा अवसर मिला था और विराट ने वास्तव में महान क्षेत्र को तोड़ दिया था और यहाँ तक कि मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए युमेश शाही शहर भी आ गया था। इसका मतलब था कि विराट इन सभी वर्षों में दक्षिणी महाद्वीप तक ही सीमित नहीं रहा था। विराट एकमात्र ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जिसे वह अपने जीवन में कभी हरा नहीं पाया था, इसलिए उसने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। विवस्वान की बातें सुनकर हरीश चौंक गया। वास्तव में विराट की सबसे बड़ी ताकत अपने ही दायरे से परे दुश्मनों को हराने में थी। उसकी ताकत को सामान्य योद्धाओं के मानकों से नहीं मापा जा सकता था। यदि कोई विराट को केवल एक मध्य चरण लघु महान क्षेत्र योद्धा मानता तो वे बिना जाने ही बुरी तरह हार जाते। चलो चलें, पंजीकरण के बाद तुम युमेश शाही शहर के विभिन्न हिस्सों में जाओ और स्थिति की अच्छी तरह से जांच करो, जिसमें इस साल की मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मुख्य प्रतिद्वंद्वी भी शामिल हैं, विवस्वान ने ठंडे स्वर में कहा। वे केवल कुछ दिनों के लिए युमेश शाही शहर में थे और इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। हालांकि विवस्वान अहंकारी था, लेकिन वह आंख बंद करके घमंडी मूर्ख नहीं था, अन्यथा उसने उस समय विराट को इतना परेशान नहीं किया होता। जी सीनियर भाई विवस्वान, हरीश ने जवाब दिया। वे दोनों विराट की ओर नहीं बढ़े बल्कि पंजीकरण क्षेत्र की ओर चले गए। उन्होंने अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वे दोनों पहले प्रतिद्वंद्वी रहे थे, कट्टर दुश्मन नहीं, लेकिन निश्चित रूप से दोस्त भी नहीं। विवस्वान ने हमेशा अर्थहीन दिखावे से घृणा की थी। यदि वह जीत सकता था तो वह आगे बढ़ता, यदि नहीं तो वह पीछे हट जाता। उसे खेल खेलना कभी पसंद नहीं आया। छोटे मालिक, वह व्यक्ति कौन था? कुंवर चंद्रभान ने उत्सुकता से पूछा। विराट को उस ठंडे चेहरे वाले युवक को एकटक देखते हुए देखकर वह युवक विशेष रूप से खास नहीं लग रहा था, तो विराट को उसमें दिलचस्पी क्यों थी? वह मेरा एक पुराना परिचित है जिसका नाम विवस्वान है। उसकी युद्ध कला प्रतिभा आश्चर्यजनक है, विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। विवस्वान उसके पास नहीं आया और विराट का उसे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। विराट को विवस्वान विशेष रूप से पसंद नहीं था, लेकिन वह उससे नफरत भी नहीं करता था। हालांकि वे देवगढ़ संप्रदाय में प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन वे कट्टर दुश्मन नहीं थे। हालांकि विवस्वान ने उससे मौत की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वह हमेशा ईमानदार रहा था और उसने अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी गलत हथकंडों का सहारा नहीं लिया था। इसलिए जब तक विवस्वान उसे उकसाता नहीं, वह उसे परेशान नहीं करता। वे बस अपने काम से काम रख सकते थे। कुंवर चंद्रभान विराट के शब्दों से चौंक गया। विराट जैसी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली युद्ध कलाकार के लिए विवस्वान की प्रतिभा की प्रशंसा करना मतलब विवस्वान वास्तव में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होगा। ठीक है, चलो उसे नजरअंदाज करते हैं। वैसे भी अगर तुम भविष्य में उससे मिलो तो उसे कम मत समझना। वह उसी स्तर के विरोधियों के खिलाफ युद्ध में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, विराट ने मुस्कान के साथ कहा। इतना कहकर विराट पंजीकरण बिंदु पर और नहीं रुका और कुंवर चंद्रभान, युवराज युवान और अन्य लोगों के साथ चला गया। पटाया अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। नीले वस्त्र पहने एक युवा लड़का नागदंत चावल के एक विशाल तने के पीछे छिपा हुआ था। यह सुनिश्चित करने के लिए इधर उधर देख रहा था कि कोई आसपास तो नहीं है। एक चोर की तरह उसने बड़ी ही सफाई से अपने हाथ में एक जंग लगी लंबी तलवार निकाली। उसने एक जेट की बोतल उठाई और उस तलवार पर प्राचीन वीरान महाद्वीप से लाया गया ढेर सारा पानी डाला। जैसे ही पानी ब्लेड पर गिरा, जंग लगी तलवार ने एक सूखे रेगिस्तान की तरह पागलों की तरह पानी सोख लिया। नीले वस्त्र वाले लड़के के चेहरे पर अत्यधिक आनंदमयी खुशी के भाव थे। प्राचीन झरने का पानी जेट की बोतल से लगातार गिरता रहा और जंग लगी तलवार ने लालच से इस अद्भुत पानी को सोख लिया। तलवार से तलवार की रोशनी की चमकदार लहरें निकली, जिसने नागदंत चावल के पूरे खेत को, जो एक घने जंगल जैसा दिखता था, एक उज्जवल चमक से भर दिया। तभी अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के स्थानांतरण मंच पर प्रकाश की एक किरण चमकी और नीलिमा अपने पंजों में 2 जेट की बोतलें लिए व्यू से बाहर निकली। बाहर कदम रखते ही नीलिमा ने दूर नागदंत चावल के खेतों को देखा, जहां से प्रकाश की चमकदार किरणें निकल रही थीं, जो सीधे आकाश में जा रही थीं। यह देखकर नीलिमा को उत्सुकता महसूस हुए बिना नहीं रह सकी। क्या यह नागदंत चावल का खेत किसी साधारण खजाने को पाल रहा है जो ऐसी दिव्य रोशनी बिखेर रहा है?
नीलिमा ने चारों ओर देखा और किसी को पास न पाकर चुपचाप रोशनी के स्रोत की ओर दबे पांव बढ़ी। अगर यह खजाना उसके हाथ लग गया जबकि कोई आसपास नहीं है तो यह उसकी अपनी निजी संपत्ति होगी। नीले वस्त्र वाला लड़का प्राचीन महाद्वीप के झरने के पोषण का आनंद लेने में पूरी तरह से लीन था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि नीलिमा चुपके से उसके पास आ रही है। कदम दर कदम नीलिमा नागदंत चावल के खेत की गहराई में दाखिल हुई, जो एक घने जंगल जैसा था। चुपचाप कीमती रोशनी के स्रोत की ओर बढ़ रही थी। वह विशाल नागदंत चावल के तनों से गुजरी, धीरे धीरे उस तने के पास पहुंच गई जहां नीले वस्त्र वाला लड़का छिपा था। जैसे जैसे वह कीमती रोशनी के स्रोत के करीब आई, नीलिमा को अत्यधिक उत्साह महसूस हुआ। इस रोशनी की भव्यता को देखते हुए यह एक असाधारण खजाना होना चाहिए। एक बार जब उसे यह खजाना मिल गया तो उस बेवकूफ बाघ को पीटना बाएं हाथ का खेल होगा, यह सोचकर नीलिमा अब खुद को रोक नहीं पाई और अचानक बाहर निकली, नागदंत चावल के तने के पीछे चक्कर लगाती हुई। जैसे ही नीलिमा चमकदार खजाने पर हमला करने वाली थी, उसने देखा कि यह दृश्य वास्तव में नीले वस्त्र वाले लड़के का था, जो चुपके से प्राचीन वीरान महाद्वीप का झरने का पानी पी रहा था, जिसे उसने बड़ी मेहनत से वहां से पहुंचाया था। यह देखते ही नीलिमा तुरंत क्रोधित हो गई। तुम कमीनी तलवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस झरने का पानी चुराने की, जिसे मैंने बड़ी मेहनत से प्राचीन वीरान महाद्वीप से पहुंचाया था? यह अपमानजनक है। तुम खत्म हो गए। मैं निश्चित रूप से विराट को इस बारे में बताऊंगी और उसे तुम्हें सबक सिखाने के लिए कहूंगी। नीलिमा, जिसकी आंखें लाल थीं, ने अपने पंख फड़फड़ाए और नीले वस्त्र वाले लड़के की ओर इशारा करते हुए जोर से कोसा। नीले वस्त्र वाला लड़का नीलिमा के अचानक प्रकट होने से चौंक गया। उसने जल्दी से अपने हाथ में मौजूद जंग लगी लंबी तलवार को दूर कर दिया। वह लापरवाह हो गया था। वह अपने भोजन का इतना आनंद ले रहा था कि वह अपने परिवेश के प्रति सावधान रहना भूल गया था और इस मूर्ख पक्षी द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था। अगर विराट को इस बारे में पता चला तो उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाएगी। हरे वस्त्र वाला लड़का चमका और अचानक नीलिमा के सामने आ गया, उसका रास्ता रोकते हुए। अरे मूर्ख नन्ही चिड़िया, चलो बात करते हैं, आवेश में मत आओ। हरे वस्त्र वाले लड़के ने एक दुर्लभ विनम्र मुस्कान के साथ कहा। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मेरे रास्ते से हट जाओ। नीलिमा ने गुस्से में जवाब दिया। मूर्ख नन्ही चिड़िया, क्यों ना हम एक सौदा करें? जब तक तुम विराट को इस बारे में नहीं बताओगी, मैं चुपके से तुम्हारे लिए भविष्य में उगाए जाने वाले नागदंत चावल का एक हिस्सा बचाऊंगा। कैसा रहेगा? हरे वस्त्र वाले लड़के ने धीरे से कहा। नीलिमा हक्की बक्की रह गई। उसने अपने पंख से अपनी ठोड़ी को सहलाया, काफी देर तक सोचा और अंत में बोली, सच में? नाग का विचार काफी अच्छा लग रहा था। हालांकि नाग ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर काफी मात्रा में नागदंत चावल लगाया था, लेकिन प्राचीन वीरान महाद्वीप के पानी का उपयोग करके उगाई गई मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। आखिरकार प्राचीन वीरान महाद्वीप के झरनों का यह पानी बड़ी मेहनत से उस विशेष झरने से वापस लाया गया था और इसकी मात्रा बेहद सीमित थी। मूल रूप से हालांकि इस पानी का उपयोग करके उगाए गए नागदंत चावल की मात्रा कम थी, लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त था। हालांकि उस पेटू एल्डर योगिता के आने के बाद से प्राचीन वीरान महाद्वीप के पानी से उगाया गया यह नागदंत चावल अपर्याप्त हो गया था। एल्डर योगिता की भूख बहुत बड़ी थी और वह अविश्वसनीय रूप से तेजी से खाती थी। सामान्य तौर पर यह खाने की मेज पर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए एल्डर योगिता के आने के बाद से वह हर भोजन में केवल 1.5 हिस्सा ही खा सकता था। नीलिमा के मन में पहले से ही इस बारे में काफी नाराजगी थी, लेकिन एल्डर योगिता की जबरदस्त ताकत के कारण वह उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। और भले ही वह असंतुष्ट थी, लेकिन वह अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन आज जब उसने नीले वस्त्र वाले लड़के को चुपके से प्राचीन वीरान महाद्वीप का पानी चुराते हुए देखा, जिसे उसने बड़ी मेहनत से पहुंचाया था, तो नीलिमा तुरंत टूट गई। प्राचीन वीरान महाद्वीप के झरनों के पानी से उगाया गया नागदंत चावल पहले से ही अपर्याप्त था और यह टूटी हुई तलवार चुपके से कुछ जमा कर रही थी। नीलिमा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने सारी मेहनत की थी, लेकिन उसे खाने का मौका कभी नहीं मिला। नीलिमा के दिल की सारी शिकायतें उस पल फूट पड़ी, इसलिए उसने अपना गुस्सा नीले वस्त्र वाले युवा लड़के पर निकाल दिया। लेकिन अब युवा लड़के के सुझाव ने नीलिमा को तुरंत पिघला दिया। अगर वह इस टूटी हुई तलवार के साथ एक समझौते पर पहुंच जाती और वह चुपके से उसके लिए नागदंत चावल का एक हिस्सा बचा लेता, तो उसे कभी भी प्राचीन वीरान महाद्वीप के झरनों के पानी से उगाए गए इस तरह के नागदंत चावल के न होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। बेशक यह सच है। जब तक तुम विराट को आज की घटनाओं के बारे में नहीं बताओगी, मैं अब से तुम्हारे लिए प्राचीन वीरान महाद्वीप के झरनों के पानी से उगाए गए नागदंत चावल का एक हिस्सा बचाऊंगा। नीले वस्त्र वाले लड़के ने फुसलाया। हालांकि मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? नीलिमा ने संदेह से पूछा। अब से तुम्हें हर दिन पहले से अधिक प्राचीन वीरान महाद्वीप का झरने का पानी लाना होगा, वरना अगर मैं तुम्हारे लिए नागदंत चावल का एक हिस्सा छोड़ देता हूं और विराट को कम देता हूं, तो उसे निश्चित रूप से पता चल जाएगा और हम दोनों में से कोई भी परिणामों से नहीं बच पाएगा। इसलिए इसे पूरा करने के लिए तुम्हें हर दिन अधिक प्राचीन वीरान महाद्वीप का झरने का पानी लाना होगा, ताकि मैं तुम्हें विशेष उपचार देने के लिए अतिरिक्त पानी का उपयोग कर सकूं। नीले वस्त्र वाले लड़के ने कहा। कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी। नीलिमा तुरंत सहमत हो गई। प्राचीन वीरान महाद्वीप से हर दिन जो पानी वह लाती थी, वह पहले से ही उसकी सीमा से परे था। विराट ने उसके लिए हर दिन लाने के लिए एक न्यूनतम राशि निर्धारित की थी और उस न्यूनतम को पूरा करने के बाद वह काम करना बंद कर देती थी और बाकी समय आराम करने में बिताती थी। आखिरकार जो पानी वह लाती थी वह उसके हाथों में नहीं आता था, तो उसे इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए? लेकिन अब अपने लिए काम करते हुए नीलिमा तुरंत उत्साह से भर गई। अगर वह चाहती तो वह हर दिन कम से कम 3 गुना अधिक झरने का पानी ले जा सकती थी। हालांकि प्राचीन वीरान महाद्वीप से पानी ले जाने से अनंत परम मीनार की ऊर्जा की खपत होती है। यदि हर दिन अधिक पानी ले जाया जाता है तो आकाश में तारे और भी तेजी से मंद हो जाएंगे। क्या विराट को कुछ पता नहीं चलेगा? नीलिमा ने अपनी चिंता व्यक्त करने से पहले एक पल के लिए सोचा। यह आसान है। मुझे बस नागदंत चावल के रोपण क्षेत्र को दोगुना करना होगा। जितना अधिक नागदंत चावल लगाया जाएगा, उतनी ही तेजी से वह तारों की रोशनी को सोख लेगा। भले ही विराट को पता चले कि तारों की रोशनी की ऊर्जा तेजी से खपत हो रही है, वह केवल यह मान लेगा कि यह विस्तारित रोपण क्षेत्र के कारण है। मैं इतने लंबे समय से प्राचीन वीरान महाद्वीप का झरने का पानी चुरा रहा हूं और विराट ने ध्यान नहीं दिया। जब तक हम सावधान रहेंगे, विराट को पता नहीं चलेगा। नीले वस्त्र वाले छोटे लड़के ने आत्मविश्वास से कहा। अच्छा, तो तुम बेकार तलवारबाज, तो तुमने आज सिर्फ खाना ही नहीं चुराया। नीलिमा ने उसे गुस्से से देखा। नीले वस्त्र वाला लड़का अकड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना रहस्य उगल दिया है। मूर्ख पक्षी, हम अब सहयोगी हैं, इसलिए विवरण के बारे में चिंता मत करो। नीले वस्त्र वाले लड़के ने जल्दी से कहा। कैसा रहेगा? यदि तुम मेरे साथ सहयोग करती हो तो यह दोनों के लिए जीत की स्थिति होगी। नीलिमा ने एक पल के लिए सोचा, अपनी ठोड़ी को अपने पंख पर टिकाया और अंत में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं अभी के लिए सहमत हूं, लेकिन नागदंत चावल के बारे में अपना वादा मत तोड़ना, वरना मैं विराट को आज जो कुछ भी हुआ वह सब बता दूंगी। चिंता मत करो, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मैं जो वादा करता हूं उसे पूरा करने में कभी असफल नहीं होता। नीले वस्त्र वाले लड़के ने जोर से अपनी छाती ठोकी। ये सुनकर नीलिमा ने आखिरकार हार मान ली। अपने पंजों में पकड़ी हुई 2 जेड की बोतलें नीले वस्त्र वाले लड़के को सौंप दी। फिर एक फ्लैश के साथ